नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप जैसा कि देख सकते हैं, ये चैनल किस पर्पज़ से बनाया गया है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही देखा। जेईई टेट की फ्री तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी और ऐसा नहीं है कि फ्री है तो कंटेंट आपका ख़राब होगा। आप चैनल पर बने रहिए, आपको सब समझ में आएगा। आपने तो सिलेबस देख ही रखा होगा, और नहीं देखे होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं सिलेबस भी दिखाऊंगी और सारा सिलेबस कवर भी करवाऊंगी। सिर्फ 1 मंथ में हम लोग टारगेट बना करके चलते हैं कि 1 मंथ। अभी जेईई टेट का फॉर्म फिलअप का डेट को इंक्रीज़ किया गया है, तो उसी टारगेट को लेकर के चलते हैं कि लगभग हम लोग के पास 1 मंथ है और 1 मंथ में हम पूरी तैयारी पक्की करेंगे। तो आप जैसा यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या क्या मैं पढ़ाने वाली हूँ। स्पेशली CDP जो कि 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए सेम सिलेबस है, तो दोनों इससे कवर होंगे और A to Z टॉपिक वाइज करवाए जाएंगे। उसके बाद सोशल साइंस 6 to 8 के लिए पूरी तरह से NCERT के साथ यहाँ पर कंप्लीट करवाए जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आज का टॉपिक क्या है। आज मैं टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ OCDP का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ कि लर्निंग अधिगम। तो अधिगम हम लोग आज पढ़ेंगे कि अधिगम क्या है और उसके बाद 1 by 1 करके पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। तो आपको अगर डेली वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मेरे सारे वीडियो के साथ तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्या पढ़ना है तो आप बस जल्दी जल्दी सिलेबस देखिए और देरी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देख सकते हैं कि 1 to 5 के लिए क्या क्या है। विकास की अवधारणा है, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है। उसके विद्यार्थियों की ओवरऑल आपका डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर है। और अगर आपके पास सिलेबस आप लोग अभी डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, और डाउनलोड करने से नहीं होगा, आप प्रिंट आउट करके निकलवा लीजिए और सारे सिलेबस को देखिए। सेम टू सेम सिलेबस आपका 6 to 8 के लिए भी है, सारे के लिए। तो हम लोग पहले शुरू करेंगे किससे, तो फर्स्ट हम लोग अधिगम। आप टॉपिक देखे हैं कि क्या हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर के क्लियर करवाते हुए और उसका MCQ के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है लर्निंग, मतलब कि अधिगम, सीखना जिसका मतलब होता है। तो ये तो सारे लोग को पता होगा कि ये सीखना क्या होता है, और जो BEd और DLED किए होंगे वो तो इस टॉपिक के बारे में पढ़ चुके होंगे कि अधिगम क्या है, कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे CDP के लिए। अधिगम होता क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि अनुभव या अभ्यास के कारण व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। देखिए यहाँ पर अस्थायी जो परिवर्तन है, क्योंकि अगर एक बार आप अनुभव कर लेते हैं, ज़िंदगी के साथ हमारे अनुभव बढ़ते ही जाते हैं और हर एक दिन कुछ ना कुछ अनुभव होता है और हम नया चीज़ सीखते जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि अगर एक बार अनुभव हुआ तो क्या ये अस्थायी नहीं होगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अस्थायी ही होगा। और जैसे जैसे किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं, तो वो क्या होगा, आपके आदत में पड़ जाएगा। तो एक तरह का वो आपकी जो लाइफ में परिवर्तन जो आ रहा है, तो एक तरह से अस्थायी होता है, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। अगर भूलेंगे भी तो थोड़ा बहुत भूलेंगे, लेकिन अगर अनुभव और अभ्यास से जो सीखा हुआ चीज़ होता है वो लोग कभी भूलता नहीं है। जैसे छोटा बच्चा ही, उसको थोड़ी ना पता है कि इसको छूने से, अगर आग जल रहा है तो आग को छूने से हम जल सकते हैं। तो क्या अगर एक बार उसको टच करवा दिया जाता है तो उसको पता चल जाता है, या खुद टच कर ले तो पता चल जाता है कि हाँ ये जलने का चीज़ है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा, आग के पास नहीं जाएगा। तो वो अनुभव हुआ। तो इसी तरह से अनुभव और अभ्यास के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, और वो भी अस्थायी परिवर्तन, तो उसे हम अधिगम कहेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अधिगम होता क्या है। अब देखिए यहाँ पर अधिगम के बारे में वुडवर्ड कुछ बोले हैं। अब क्या बोले हैं आप देख सकते हैं। अधिगम विकास का एक हिस्सा, पार्ट होता है। मतलब अधिगम क्या बोले, विकास का एक पार्ट होता है। तो अधिगम जो है लर्निंग है। विकास करने का मतलब क्या होता है, जीवन प्रयत्न चलने वाले। आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी विकास रुकता नहीं है, मतलब कि ज़िंदगी भर ये विकास चलता ही चलता है, होते रहता है। तो अधिगम ऐसा चीज़ है कि आप पूरी ज़िंदगी आपके लाइफ में अधिगम होगा ही होगा। तो ये वुडवर्ड ने बोला है कि अधिगम विकास का एक हिस्सा होता है। अब चलिए कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पर देखिए, ग्रो एंड ग्रो। इन्होंने परिभाषा दिया है कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। तो इन्होंने क्या बोला है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों, मतलब एटीट्यूड का अर्जन ही अधिगम है। जैसे कि आपका रोज़ का हैबिट, वो भी क्या है, रोज़ का हैबिट आपका कैसे बना, तो ये भी करते करते, मतलब कि अभ्यास आप किए तो आदत वो बन गया। तो आदत है जितना भी नॉलेज होता है। फिर आपका एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब कि कुछ करने का ठान लेना, ये भी एक अधिगम का क्या है, पार्ट है। तो आप इसको
फनी वे में भी लर्न कर सकते हैं। जैसे मैं लर्न की हूँ इसे, कि बच्चे लोग क्रो का जो आवाज़ है काँव काँव, उसका सुन सुन करके आदत बना लेते हैं और उनमें एटीट्यूड हो जाता है कि मुझे इस आवाज़ को निकालना ही निकालना है, जब भी कौवा आए तो हम इस आवाज़ को हमेशा निकालें। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ऐसे आप अपना बना लीजिए जैसे भी आपको याद हो। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर अगला है वुडवर्थ, जो कि ऊपर में आप देखे थे कि ये अधिगम के बारे में क्या बोले थे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान मतलब कोई नया नॉलेज और नवीन प्रक्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। ये बोल रहे हैं कि नया ज्ञान और नया प्रक्रिया, मतलब कि जो हम नया नया ज्ञान हमेशा, तो ये नया नया ज्ञान कैसे, या तो अनुभव के साथ, या कोई हमें बताया, या हम कहीं पढ़े। दैट मीन्स ज्ञान का अर्जन हमें हमेशा होते रहता है। अधिगम ऐसे भी है, अधिगम का मतलब होता है कि ये हमेशा विकास करता है मरते दम तक। तो ये हम जिंदगी भर नए नए ज्ञान अर्जन करते हैं और नवीन प्रक्रियाओं को अर्जित करने के मतलब नए तरीके से किसी काम को कर रहे हैं, और उसको सीखना ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। तो आप इसे भी किसी भी तरह से इसका शॉर्ट या कहानी बना करके आप इसको भी याद करिए, क्योंकि डेफिनेशंस ऐसी चीज़ है ना जो कि कभी याद होता नहीं है जल्दी। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट है आपका गिलफोर्ड। अब गिलफोर्ड ने क्या कहा है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम। आप जैसे जैसे व्यवहार करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। तो ये भी मतलब जैसे आप बिहेव करेंगे, बिहेव के साथ आपका दिन प्रतिदिन आपके बिहेव में चेंजेस आएंगे। जैसे कि आप जैसे बिहेव करना शुरू किए वो सेम आपका चेंज भी होगा और वो आदत बन जाएगा। तो गिलफोर्ड ने बोला है व्यवहार के कारण ही व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। ये पॉलो बोलते हैं अनुक्रिया के फलस्वरूप आदत का निर्माण करना, मतलब कि जैसा उस टाइम सिचुएशन होगा उसके अनुसार आप क्रिया कर रहे हैं तो क्या होगा, इससे आदत का निर्माण होता है। जैसे कि आप बोल सकते हैं, आप जैसे लड़कियां की क्या आदत होता है कि रास्ते में जा रही है और आराम से जा रही हैं, लेकिन आगे जा कर के उन्हें गुपचुप का ठेला मिल गया तो क्या होगा, वो जैसे ही उनके नाक के पास उसका स्मेल आएगा तो वो क्या करने लगेंगे, उसी तरह से वहाँ पर उनका अनुक्रिया शुरू हो जाएगा। उसी तरह से वो बिहेव करने लग जाएंगे कि मुझे क्रेविंग हो रहा है खाने का गुपचुप, क्योंकि उसे देख करके वो छोड़ेंगे नहीं। तो ये क्या हो जाता है, आदत बन जाता है कि जब भी जाएंगे उसके ठेले के पास, क्योंकि उन्हें पसंद है तो वो जाएंगे तो उन्हें आदत। इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि लॉ मीन्स प्यार, और क्या गुपचुप से प्यार या आदत। गुपचुप को देख करके ये खाने का आदत हो जाता है या गुपचुप से लव हो गया है। तो इस तरह से आप याद करिए। आप अपना कहानी बना करके याद कर सकते हैं। ये तो हम बेकार सा कहानी बना करके याद करते हैं, बट हाँ मुझे इसी तरह से याद होता है। नेक्स्ट आप देखिए, पर देखिए स्किनर ने क्या बोला है कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही क्या है, अधिगम है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। अब चलिए डेफिनेशन में हम लोग बहुत टाइम लगा है, इसलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है अभी बहुत सारा चीज़, तो हम लोग इसका विशेषता पढ़ेंगे कि विशेषता क्या है। तो अधिगम का विशेषता देखिए बहुत सारे हैं, शॉर्टकट में लिखे हैं और ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा। पहला देखिए, फर्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रिया। मतलब कि ये जो अधिगम है वो क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। ये ब्रेन से रिलेटेड है। ये दिमाग अगर आपका काम नहीं करेगा तो क्या अधिगम होगा, नहीं, ये मानसिक प्रक्रिया है। तो इसको अधिगम कहते हैं। सेकेंड देखिए, सक्रिय प्रक्रिया, मतलब कि एक्टिव प्रोसेस। ये हमेशा चलते रहता है, हमेशा, ये कभी रुकता ही नहीं है, इसलिए इसको एक्टिव प्रोसेस बोला गया है। इसका एक विशेषता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। अभी आप पढ़े थे कि ये अभ्यास और अनुभव के साथ साथ क्या होता है, अधिगम होता है। तो यहाँ पर देखिए बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस मतलब कि अनुभव पर आधारित होता है। बिहेवियर चेंज, व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल अभी आप पढ़े थे, व्यवहार में चेंज होता है अधिगम। और अगला देखिए आप क्या है यहाँ पर कि अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, मतलब कि ये आप अभी पढ़े थे डेफिनेशन में कि ये परमानेंट चेंज होता है। अगर हम व्यवहार करके सीखते हैं तो भी ये हमारे अंदर उस चीज़ से चेंज है। अनुभव करके सीखते हैं तभी हमारे व्यवहार में चेंज नज़र आता ही आता है, और वो फिक्स होता है। ये नहीं कि आज चेंज हुआ अगले दिन वो खत्म हो गया आपके व्यवहार से, तो ऐसा नहीं होता है। जो चेंज हो गया सो चेंज हो गया। तो नेक्स्ट देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप अभी देखिए कि ये वुडवर्ड भी बोले थे कि ये क्या है, विकास, निरंतर विकास करते रहता है। मतलब हमेशा ये जन्म से लेकर के मृत्यु तक इसका हम लोग का अधिगम चलते रहता है। तो ये इसका मतलब है यूनिवर्सल, मतलब कि सार्वभौमिक, मतलब हम ये क्या है, ये हम यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल में यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। ये कब आया था, ये आया था आपका समावेशी शिक्षा के बाद, जस्ट बाद आया था। और समावेशी शिक्षा में क्या है, ये जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे, मतलब कि सबको मिला जुला करके पढ़ना, सब डेवलपमेंट को देखना, सबको मिला करके अधिगम कराना, शिक्षा देना, तो इस तरह का समावेशी शिक्षा में था। तो सेम यही
इसी पर बेस्ड एक यूडीएल आया, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, मतलब कि सबको मिला करके यहाँ पर अधिगम कराना। तो ये है आपका यूनिवर्सल, सार्वभौमिक होता है अधिगम, मतलब सब में होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का संगठन, मतलब बहुत सारे अनुभव एक साथ। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं एडेप्टेशन, तो अभी बताए थे कि अनुकूलन भी होता है। नेक्स्ट है गोल डायरेक्टेड, मतलब कि लक्ष्य के साथ भी हम सीखते हैं कि अगर हम मुझे ये करना है तो करना है। गोल होता है कि मुझे आईएएस बनना है तो बनना है, मुझे टीचर बनना है तो बनना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लर्निंग करेंगे, मतलब सीखेंगे, तभी तो वहाँ तक जाएंगे ना। गोल होगा तभी तो अधिगम करेंगे। देखिए यहाँ पर ये सारे आप देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कुछ दिन में मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊंगी, उसी में सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव निगेटिव लर्निंग, मतलब कि आप जब अधिगम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है सिर्फ पॉजिटिव सीखिएगा, दोनों सीख सकते हैं, चाहे निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मिस्टेक भी होंगी, गलतियाँ भी होंगी, आपका उद्देश्यपूर्ण होगा, अगर उद्देश्यपूर्ण भी होगा आपका अधिगम। और यहाँ पर स्पायरल प्रोसेस भी होगा, चक्रीय प्रक्रिया, बार बार एक ही चीज़ को दोहराने की प्रक्रिया हो गया। इम्प्रूव एबिलिटी, क्षमता में सुधार, मतलब कि अपने एबिलिटी को सुधारना। जैसे कि आज मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को जेटेट पास नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अगर मेरे में मैंने अगर ठान लिया कि नहीं मुझे करना है तो करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बहुत मेहनत करेंगे। तो बहुत मेहनत करेंगे तो हमारे एबिलिटी में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे, इंप्रूव होगा। तो यही चीज़ बता रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए आप, अब ऑब्वियस ही बात है कि अगर जैसा जैसा वातावरण मिलेगा वैसे वैसे हमारा अधिगम प्रभावित होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। तो इसमें नेक्स्ट है आपका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, मतलब ये जटिल प्रक्रिया है, ज़रूरी है। अधिगम हर कुछ बहुत आसानी से सीखा नहीं जा सकता है, इसमें जटिलता भी आती है, कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो ये था अधिगम का विशेषता। नेक्स्ट है, अभी हमने बताया कि यूडीएल क्या है। ये हमने बताया था कि यूडीएल समावेशी शिक्षा के बाद लाया गया था। और क्यों लाया गया था, तो समावेशी शिक्षा में जो था उसी को आगे बढ़ाने के लिए इसे लाया गया था। इस यहाँ पर देखिए, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, अधिगम का सार्वभौमिक डिजाइन, सभी बच्चों को समान शिक्षा, इसका मेन पर्पस था। भेदभाव नहीं करना, विविध शिक्षार्थियों के लिए करिकुलम या सिलेबस तैयार, मतलब कि विभिन्न शिक्षार्थियों, मतलब जैसे जैसे जिसमें एबिलिटी है उस तरह से उसका करिकुलम उसको दे करके उसको अधिगम कराना। ऐसा नहीं है कि जो बोल नहीं सकता है अच्छे से तो सारे, और जो सुन नहीं अच्छे से सकता है तो उसके लिए करिकुलम एक ही होगा। सारे लोगों को उसके अकॉर्डिंग करिकुलम या सिलेबस तैयार करके उन्हें एक साथ लेकर के चलना। नेक्स्ट है सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना। यहाँ पर बाय मिस्टेक अभी लिखा गया है, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना, जैसा जैसा नीड होगा वैसे सबको पूरा करना। बाल केंद्रित यहाँ पर अधिगम होगा। बाल केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड, ना कि यहाँ पर टीचर सेंटर्ड होगा। चाइल्ड को जैसे उसे सिखाना है उस तरह से, ऐसा नहीं कि टीचर बोल दी कि तुम्हें ऐसे ही करना है तो ऐसे करेगा बच्चा, ऐसा नहीं है। वहाँ चाइल्ड सेंटर्ड कहने का मतलब है कि बच्चे अपने अनुसार किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए फ्रीडम है। तो ये हो गया चाइल्ड सेंटर्ड, किसी चीज़ का पाबंदी उन्हें नहीं लगाया जाएगा। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, अब अगर जब हम अधिगम करवा रहे हैं, अधिगम बच्चों को दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी कमी को पहले पहचानना और वो जो समस्या है उसका समाधान भी करना, मतलब उपचार भी, उपचारात्मक शिक्षा, मतलब यहाँ पर शिक्षा देना है कैसा, कमी को दूर करना। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को डाउट है तो टीचर बोल दिए नहीं उसके बारे में हम नहीं बताएंगे, तो नहीं, वो जो उसमें कमी है उसको दूर करना है और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान, मतलब उपचार करना है। तो ये है इसका मेन पर्पस यूडीएल का। तो आप समझ गए होंगे यूडीएल क्या है, मतलब कि समावेशी शिक्षा के बाद ये आया, मतलब कि समावेशी शिक्षा में भी यही चीज़ कहा गया है। तो इसका और डिटेल हम कभी पढ़ें। अधिगम के कारक, मतलब कि लर्निंग का फैक्टर्स क्या हैं, क्या क्या फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर हमने चार्ट के साथ आप लोगों को बताने का कोशिश किया है कि कितने कारक हैं और कारक में क्या क्या आएगा। तो देख सकते हैं आप, फर्स्ट है यहाँ पर शिक्षार्थियों से संबंधित कारक। शिक्षार्थियों मतलब कि स्टूडेंट जो सीख रहा है उससे रिलेटेड फैक्टर्स के बारे में। तो उससे रिलेटेड फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, उसका बुद्धि हो सकता है, इंटेलिजेंस, बुद्धि हो सकता है, फिर आपका बुद्धि के साथ हो सकता है रुचि हो सकता है, रुचि मतलब इंटरेस्ट, सारे स्टूडेंट का रुचि एक जैसा नहीं होगा। अगला होगा आपका अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन,
अगर मोटिवेट है वो लर्नर तो आगे और अच्छा करेगा। तो अभी प्रेरणा तो बहुत ज़रूरी है, मोटिवेशन उसके लाइफ में बहुत ज़रूरी है। और अगला हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर बीमार रहेगा तो वो अधिगम करेगा कैसे, वो वहीं पर लर्निंग स्लो हो जाता है, लर्निंग प्रोसेस वहाँ पर उसको स्लो हो जाएगा उसका, अगर हेल्दी नहीं है तो। आयु एवं परिपक्वता, मतलब कि उसका एज पर भी डिपेंड करता है और मैच्योरिटी भी डिपेंड करता है कि लर्निंग में उसको कितना सहायता कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड में बता रहे हैं शिक्षक के संबंधित कारक, टीचर रिलेटेड फैक्टर्स में क्या क्या होने चाहिए। विषय का ज्ञान, टीचर को अगर विषय का ज्ञान ही नहीं है तो फिर वो सिखाएगा क्या। तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, टीचिंग स्किल होना चाहिए, पढ़ाने का स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आए टीचर और जैसे तैसे पढ़ा करके चले गए, उनको पता ही नहीं है। वो अगर स्टूडेंट को एंगेज करके नहीं रखते हैं तो उनका बात को कोई सुनेगा भी नहीं। तो ये इस तरह का स्किल होना चाहिए। और व्यक्तित्व होना चाहिए, पर्सनालिटी भी होना चाहिए शिक्षक में। उसके बाद शिक्षण विधियाँ भी, मेथड भी होना चाहिए, टीचिंग मेथड कभी कि। अगला है शिक्षण सामग्री से संबंधित, मतलब कि अगर लर्निंग प्रोसेस चल रहा है तो सामग्री तो होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पहले तो विषय वस्तु, कंटेंट होगा ही नहीं तो लर्निंग में कमी आएगी। शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स होना चाहिए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड होना चाहिए। वहाँ पर अगर सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर मैप होना चाहिए। तो इस तरह का चीज़ चाहिए। और फिर नेक्स्ट है अभ्यास एवं पुनरावृत्ति। अगर हम आज किसी टॉपिक को पढ़ाए तो उस या लर्नर पढ़े तो उसको क्या करना है, अभ्यास करना है, बार बार उसका प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। और तो इसी चीज़ को बता रहे हैं यहाँ पर, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, है ना। तो ये होना चाहिए, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका वातावरण से संबंधित। वातावरण से संबंधित क्या क्या होगा आप देख सकते हैं। तो देखिए वातावरण से संबंधित यहाँ पर बता रहे हैं कि पारिवारिक, मतलब फैमिली में, फैमिली अगर जैसा होगा वैसा वो सीखेगा, जैसा उसका फैमिली बिहेव करेगा बच्चे में भी वो चीज़ तो आ जाएगा, जैसे वैसे ही बच्चे भी करेंगे। विद्यालय मतलब स्कूल में अगर जैसा वहाँ का वातावरण होगा, स्कूल का वातावरण, वैसे ही सीखेंगे, स्कूल से भी सीखेंगे। और समाज में अगर सोसाइटी में जैसा वातावरण होगा तो सोसाइटी से भी सीखेंगे। और क्लासरूम में जैसा वातावरण होगा तो क्लासरूम से भी वैसे ही वातावरण सीखेंगे। तो ये था फैक्टर्स किसका, अधिगम का। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं हम, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, मतलब कि इफेक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग। क्या क्या इफेक्टिव मेथड हो सकता है लर्निंग प्रोसेस में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा प्रोसेस को बताया गया है। फर्स्ट देखिए करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत बार पूछता है। अगला है अवलोकन द्वारा सीखना, मतलब कि ऑब्जर्वेशन, कहीं पर हम देखे, ध्यान दिए कि हाँ मे भी ऐसे हो सकता है, तो अगर हम उसको ध्यान से देखें, ध्यान से किए तो वो हम सीख लेते हैं ऑब्जर्वेशन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका अनुभव, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सपीरियंस के द्वारा सीखता ही है। तो ये सब लर्निंग प्रोसेस है। प्रयत्न और त्रुटि विधि, मतलब ट्राई भी किया और एरर, गलती से भी सीखा जाता है और प्रयत्न करके भी सीखा जाता है। नेक्स्ट है अंतर्दृष्टि विधि, इनसाइट लर्निंग। नेक्स्ट है अनुबंधन द्वारा, बाई कंडीशनिंग, मतलब कंडीशन के अनुसार वो सीख जाता है। जैसा मान लो कि अभी हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे नहीं दिया गया है फैमिली से, और अचानक फैमिली में जो हमारे फैमिली में करता धरता है वो करने से सक्षम नहीं रहे, तो फिर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पर आएगी। तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे उसे उस कंडीशन वहाँ पर आ गया ना कि अब तो अगर नहीं किए तो खाएंगे क्या, तो क्या हुआ, मुझे तो सीखना ही पड़ेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम सीख लेंगे। तो ये हुआ आपका अनुबंधन, कंडीशन के साथ। अब देखिए सहयोगात्मक अधिगम, मतलब कोऑपरेटिव लर्निंग, कोऑपरेट करके भी सीखना। चर्चा विधि, डिस्कशन से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट देखिए डिस्कशन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ चीज़ उसको पता होगा, कुछ चीज़ उसको पता होगा, डिस्कशन से बहुत कुछ हम सीख लेते हैं। जैसे 4 लोग बातें कर रहे हैं या 4 लोग पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ उसको पता होगा, कुछ उसको, जो चीज़ उसको पता है वो मुझे नहीं पता था, और उससे सुन करके हम क्या किए, उस चीज़ को सीख लिए। तो इसे ही बोलते हैं डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट आप देख सकते हैं ये डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट आप समस्या समाधान विधि, अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम उसके साथ भी सीखेंगे बहुत कुछ। कभी गलत होगा, कभी गलत करते करते हम उसे सही कर लेंगे, तो उससे हम सीखेंगे कि हाँ ये प्रोसेस से हम
इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्वाध्ययन विधि, सेल्फ स्टडी, सेल्फ लर्निंग, खुद से अनुभव से सीखना, ये आपका सेल्फ लर्निंग प्रोसेस। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अगर आज का टॉपिक समझ में आया होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही रोज़ वीडियो आएंगे आपके लिए। और CDP, सोशल साइंस, ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो आगे भी कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश सारे PYQ के साथ लाया जाएगा। बहुत सारा MCQ के साथ आपका सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।